हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग सुपर टेट के मैथमेटिक्स के कोर्स को देखेंगे और इसमें आज इस वीडियो में विशेष रूप से आप सबकी डिमांड के अकॉर्डिंग आपको 2019 में जो पेपर स्टेट का यानी सुपर टेट का कराया गया है उसका सॉल्यूशन कराया जाएगा। तो उसके मैथमेटिक्स के सभी क्वेश्चंस आपके सामने इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आ जाएंगे। तो आप लोग ढंग से देखिए, समझिए, सीखिए। ये सभी प्रश्न जो आपके सामने लिखे हैं ये आपके सुपर टेट 2019 में हुए एग्जाम के प्रश्न है और इन्हीं को हम लोग सॉल्व करेंगे, इन्हीं का विश्लेषण करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे कि किस प्रकृति के प्रश्न आते हैं और उनको कैसे करना है, क्या अप्रोच रखनी है। अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आते हैं तो आप लोग अपने फ्रेंड्स में शेयर करते रहें, लगातार अपने मित्रों को जोड़ते रहें ताकि ज्यादा से ज्यादा बेहतर कंटेंट आपको समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं और स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस को। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा गया है यदि दो शंकुओं की ऊंचाइयों में अनुपात, शंकु आप सभी जानते हैं जिसको कोन बोलते हैं इंग्लिश में, शंकुओं की ऊंचाई यानी आपको ऊंचाई में अनुपात दिया है H1 H2, ऊंचाई में अनुपात आपको 1:4 दिया है और उनके व्यासों में, व्यास मतलब D1 D2 कह सकते हैं, व्यास मतलब डायमीटर, व्यास में अनुपात दिया है 4:5। देखिए, जो भी अनुपात व्यास का होता है वही अनुपात त्रिज्या का भी होता है, क्योंकि आप जानते हैं अगर हमें इसको लिखना तो हम r/2 लिख सकते हैं। तो अगर हम इसमें बटे 2 करेंगे भी, मान लीजिए 4 के नीचे बटे 2 करें, 5 के नीचे भी बटे 2 करें, तो फाइनली ये जब बटे में लिखा जाएगा तो ये दोनों का जो 2 है ये कैंसिल ही हो जाएगा, तो 4/5 ही रहेगा। तो आप शॉर्ट में ये याद रखिए कि जो व्यास का अनुपात होता है वही त्रिज्या का भी अनुपात रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी हम चाहे तो इसी को R1 अनुपात R2 यानी त्रिज्याओं में अनुपात भी 4:5 ही कह देंगे जो गिवन है। आगे बोला गया तब उनके आयतनों में क्या अनुपात होगा, तो शंकु का आयतन आप सभी जानते हैं V1/V2 अगर आप लिखना चाहें तो 1/3 पाई r²h ये होता है शंकु का आयतन। तो पहले शंकु के लिए हम R1 और H1 लिख देते हैं, ऐसे ही 1/3 पाई r2² ऐसे लिख देंगे। भाई फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r²h, तो बस यहाँ पर R2H2 कर देना, ऊपर R1H1 कर देना है। अब देखिए 1/3 से 1/3 पाई से पाई कैंसिल ही हो जाएगा, तो आपका केवल बचेगा यहाँ पर R1² और अपॉन R2² इंटू H2, बीच में कोई निशान नहीं तो गुणे का निशान, बस यहाँ वैल्यू रख दीजिए, यही आपके आयतनों का अनुपात आ जाएगा और ये आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम H1H2 1:4 है, तो H1H2 ये देखिए यहाँ पर जो लिखा है इसको 1:4 रख देंगे और R1 और R2 दोनों पर स्क्वायर है, तो हम अगर इनका स्क्वायर निकालेंगे तो 16:25 आएगा, या डायरेक्टली चलिए रख ही देते हैं। जैसे R1 की जगह हमने 4 रख दिया, इसका स्क्वायर इंटू H1 की जगह यहां से 1 है और R2 की जगह 5 है, इसका स्क्वायर, और H2 की जगह पर 4 आप लिख सकते हैं। तो ये आएगा आपका देखिए 16, 4 चौके 16 और नीचे 25 चौके 100। ठीक है, आप इसको चाहे तो काट सकते हैं 4 चौके 16 और 25 चौके 100 में, तो 4/25 हो गया। यानी जो V1 अनुपात V2 आयतनों में अनुपात है वो 4:25 का अनुपात हो जाएगा। ये आपका आंसर इस प्रश्न के लिए हो गया। तो 4:25 आपको पहले ही ऑप्शन में दिया गया, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ पर आपका 4:25 आंसर हो गया। तो मुझे आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे इस प्रश्न को करना था। देखिए, ये सब चीजें समझाने के लिए इतना कुछ लिखना भी पड़ता है, अदरवाइज ये सब कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। जब आप V1 अनुपात V2 लिख रहे होते तो आपको मालूम है कि ये चीज कॉमन है, फॉर्मूला, तो ये लिखें ही क्यों, हम सिर्फ इतना ही लिखेंगे और यही वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देंगे। ठीक है, और इसको भी बार बार हमें लिखने की जरूरत नहीं, सीधे वैल्यू पुट करिए, आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, तो ये तो समझाने के लिए बोर्ड पर इतना कुछ लिखना पड़ता है। आप जब कर रहे होंगे एग्जामिनेशन हॉल में तो आपको ये प्रैक्टिस होनी चाहिए कि बस कम से कम स्पेस में आप इन चीजों को यूज करें और उसको लिखने में मत पड़े कि सब कुछ लिखने में आ रहा है। ठीक है, आधी चीजें आपको माइंड में अंडरस्टूड होनी चाहिए, वैल्यू रखिए, सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, जैसे मैं सिंपल तरीके से एक बार बता देता हूं। जैसे अभी आपने किया कि V1 अनुपात V1/V2 था और यहाँ पर आपने देखा R1² H1 और R2² H2 था, तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं, सीधे हमें मालूम है कि R1 R2 यही ले लिए जाएंगे। ठीक है, ये ऊंचाइयां हैं, ये ली जाएंगे और R1 R2 4:5 ले लिया जाएगा, तो 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और ये 1/4, बस यही आपका आंसर। इस 4 से इस 4 को काट दीजिए, 4/25 आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आप फटाफट करेंगे, फालतू में इतना कुछ लिखना समझना नहीं, आपको 1-2 लाइन में इसको आंसर करना है, क्लियर करना है, बस इसमें फॉर्मूले आने चाहिए आपको और कोई दिक्कत की बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 में ये बोला जा रहा है प्रथम नौ प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्राकृतिक नहीं, प्राकृतिक अभाज्य संख्याओं का औसत। यहां पर एक चीज मिसिंग है, अभाज्य, प्राइम नंबर्स।
ये क्वेश्चन में पूछा गया था, अभाज्य संख्याओं का औसत। तो अब हम प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्या लिखेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। आपको औसत का बेसिक रूल पता है कि औसत में संख्याओं को जोड़ लिया जाता है और जितनी संख्या होती है उससे भाग कर दिया जाता है। तो 9 संख्याएं लेनी है, 9 से तो भाग करना ही पड़ेगा। अब ऊपर हमको 9 प्राकृतिक संख्याएं सोचनी है, क्या है वो आप सभी जानते हैं कि 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 पहली प्राकृतिक अभाज्य संख्या होती है। 2, 3, 5, 7, 11, 9 होता नहीं क्योंकि 9 तो कट जाता है। 11, 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23। आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 संख्याएं हो गई। अब इन्हीं को जोड़िए, जोड़ के 9 से भाग कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो आप देखेंगे 2, 3, 5, 2, 3, 5, 5, 10, 7, 17, 17, 1, 18, 10, 28, 28 और 3, 31, 10, 41, 41 और 7, 48, 10, 58, 58, 58 ये आपका हो गया। यहां से 58 के बाद आप इसको देख लीजिए, 58 तो ये इतना हो गया है। 58 में प्लस कर लेंगे इसको, 9, 3, 12, 9, 3, 12, 2, 1, 3, 1, 4, तो 58 और 42, 100, ये 100 हो गया। 100/9, 100/9 आंसर है। आप इसको डिवाइड कर लीजिए क्योंकि सही में उधर आंसर आ रहा है। तो 9 आप देखेंगे, 9 एक कम 9, 1 बचा, 0 उतारेंगे, 9 एक कम 9, 1 बचा। 11 सही 1/9, 11 से 1/9 आपका देखिए डी पार्ट में राइट आंसर दिया गया है। ये आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, केवल आपको बस एक मालूम होना चाहिए कि ये अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं और कौन कौन सी संख्याएं हैं। जितनी भी, कभी प्रथम 5, प्रथम 7, प्रथम 9 कुछ भी पूछ लेता है, उसका आपको औसत बताना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें बोला गया यदि त्रिज्या r त्रिज्या के वृत्त के अंतर्गत एक समखटभुज विनिर्मित है। समखटभुज मतलब एक हेक्सागन, एक r त्रिज्या का वृत्त होगा, इसके अंदर वो निर्मित होगा। अगर इसके अंदर निर्मित है और समखटभुज, समखटभुज का मतलब होगा रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन मतलब ऐसा हेक्सागन जिसकी सभी साइड्स इक्वल हो। तो अगर हम ये देखें इस तरीके से, अगर हम इसको देखना चाहें तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसे। ये हेक्सागन है देखिए, तो इसमें सभी साइड्स इक्वल होंगी, 6 की 6 साइड्स इक्वल होंगी, तो ये रेगुलर हेक्सागन कहा जाएगा। और इसमें क्या बोला गया, इसके बाद एक चीज इसमें बोली गई है कि इसकी त्रिज्या r है। तो त्रिज्या अगर वृत्त की r है तो हम मान लीजिए इसको अगर यहां से मिलाते हैं तो भी ये r होगा, है ना, r ही होगा। और इसको अगर मैं यहां कहीं से भी मिला देता हूं तो भी r होगा। तो ये चाहे जहां मिलाएंगे आप, किसी भी प्लेस पर मिला देंगे, ये सब r ही होंगे, है ना। आप कहीं भी इसको मिलाइए, सब रेडियस ही है। तो अगर ये त्रिज्या r है अंदर, लेकिन हमें क्या बताना है, हमें बताना है इस समखटभुज का जो अंदर बन रहा है इसका परिमाप, इसका पेरीमीटर बताना है। तो परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। तो इस खटभुज यानी कि हेक्सागन की 6 भुजाएं हैं और कोई भुजा हमें ज्ञात नहीं है, पता नहीं है। तो अगर सभी भुजाओं का योग है तो हमें पहले भुजाएं पता होनी चाहिए। अब आप देखिए, इसको समझिए, अगर ये त्रिज्या है, अगर मैं आपको इसमें से कोई एक ट्रायंगल, मान लीजिए ये वाला ही त्रिभुज मैं अलग करके इसमें समझाऊं, इस त्रिभुज को मैं अलग करके आपको समझाऊं, तो देखिए यहां पर क्या होगा, ये तो त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, यानी ये और ये बराबर है। तो ऐसा कोई त्रिभुज बन रहा हो जिसमें 2 साइड बराबर होती, तो इसके यहाँ के कोण भी बराबर होते। तो अगर ये दोनों बराबर हो गए तो ये वाले कोण भी बराबर हो जाएंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये अगर बराबर है सभी जगहों पर, तो ये दोनों बराबर है, तो ये कोण भी बराबर होगा। अगर यहाँ के बने कोण बराबर हो गए तो ये वाला कोण भी बाकी बचा रिमेनिंग। तो इस तरीके से इसके अंदर एक जो त्रिभुज की रचना हो रही है, ये त्रिभुज आपका एक तरह से इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज बन जा रहा है। अगर समबाहु त्रिभुज बन जा रहा है तो 60-60 ये दोनों बराबर होंगे, ये भी फिर बराबर हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति एक ही होती है जब तीनों कोण बराबर होंगे समबाहु त्रिभुज में। और समबाहु त्रिभुज है तो ये जितना होगा उतना ही r ये भी हो जाएगा। इसका मतलब ये भुजा भी r हो जाएगी। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर, अगर ये r था, ये r था, तो ये भी अपने आप r हो जाएगा। तो अगर ये r हो गया तो अब समखटभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ये भी r हो जाएगा, ये भी r हो जाएगा, सब r ही हो जाएंगे। और बाहरी भुजाएं खटभुज में यानी हेक्सागन में 6 होती हैं, इसलिए r प्लस r सभी भुजाओं का योग ही तो परिमाप होता है। परिमाप का मतलब सभी भुजाओं का योग, कितने r हो जाएंगे, 6r। तो इसका जो पेरीमीटर है परिमाप वो 6r हो जाएगा आंसर। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, केवल आपको लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन पर ध्यान ये देना है कि इसके अंतर्गत जो त्रिभुज बनने वाला है वो त्रिभुज कैसा बनने वाला है, वो त्रिभुज बनेगा समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज बनेगा तो जिसके 2 कोण अगर ये बराबर हो गए तो तीसरा 60 अपने आप ही हो गया,
ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 6R हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें कहा गया यदि रूट ऑफ 2916 का स्क्वायर रूट 54 है, अगर इसका स्क्वायर रूट या वर्गमूल 54 हो तो आपको कुछ चीजें बताई गई हैं, उसका स्क्वायर रूट बताना है। जैसे उसको फाइंड करना है, जैसे यहां पर दिया गया है 29.16 प्लस 0.2916 प्लस 0.002916 प्लस 0.00002916, इसका आपको आंसर बताना है, इसका सॉल्यूशन बताना है। तो देखिए, जब अगर 2916 का ये है तो आप खुद ही जानते हैं कि अगर 29.16 होगा तो ये 5.4 हो जाएगा, एक ही प्लेस पर दशमलव आ जाएगा। बहुत बेसिक सी बातें हैं। देखिए, पेयर बनेगा, बीच में दशमलव आएगा, यानी ये वाला 5.4 होगा। यहां पर जब आप पेयर बनाएंगे तो दो के पेयर बना दीजिए, ये एक संख्या को रिप्रेजेंट करेगा, पॉइंट पहले ही आ जाएगा पॉइंट, और ये आपका फिर 5-4 ऐसे हो जाएगा, क्योंकि आंसर तो इन सब का 5-4 में ही आएगा, बस दशमलव कहाँ लगेगा ये समझना है। तो यहां से देखिए पेयर बनाइए, क्योंकि वर्गमूल में जोड़े बनाए जाते हैं, 3 जोड़े बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये 0.054 3 अंक आएंगे। 3 पेयर बने हैं तो 3 अंक दशमलव के बाद होंगे। इसी तरीके से यहां बनाइए 1 2 3 4 पेयर बन गए तो 4 अंक होने चाहिए, तो 0 करके 5-4 ऐसे कर दीजिए बस। अब इन्हीं को ऐड कर दीजिए, यही आपका आंसर होगा 5.4, और आगे जितने जीरो चाहे बढ़ा सकते हैं दशमलव के दाहिनी ओर। इसी तरीके से 0.54, क्योंकि आपको मालूम है कि दशमलव के नीचे दशमलव रखा जाता है, इसको भी इसके नीचे रखेंगे तो दशमलव ये आपका हो जाएगा 0.54, फिर ये वाला रखेंगे तो दशमलव 0.054। अब आप देख रहे हैं ये आपका 4, ये 9, ये 9, ये 9 और ये 5.99994 5.99994 पहला ही ऑप्शन में आंसर इसका गिवन है। तो इस तरीके से ऐसे प्रश्न बहुत ही इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको जितने भी, ये सबसे पहले बात आप ये खास बात देखें कि ये सभी प्रश्न जो आपको कराए जा रहे हैं, यहाँ पर पूछे गए हैं, ये सभी क्वेश्चंस मैंने अपनी सीरीज में पहले से सॉल्व कराया है, जो मैंने प्लेलिस्ट दे रखी है आपको, टेट सीटेट सुपर टेट के नाम से पूरी मैथमेटिक्स चैप्टर वाइज पढ़ाया है। उसको आप टेट के लिए भी देख सकते हैं, सुपर टेट के लिए भी देख सकते हैं। उसमें ये सारे टाइप, सारे रूल्स, बेसिक सब कुछ समझाया गया है, तो उसको आप अच्छे से जरूर देखें, जरूर प्रिपेयर करें। जिन लोगों की मैथमेटिक्स वीक है वो वहां से चैप्टर वाइज अपना स्ट्रांग हो जाएं, और बाकी की प्रैक्टिस क्लासेस तो आपको रेगुलर मिलती रहेंगी, उसी के हिसाब से आप अपने प्रैक्टिस कार्य को आगे बढ़ाते रहिए। तो ये आपके कुछ 4 क्वेश्चंस करा दिए गए। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा गया है कि 3 संख्याओं का योग 98 है, यदि पहली और दूसरी के बीच अनुपात 2:3 तथा दूसरी और तीसरी के बीच अनुपात 5:8 है, तब दूसरी संख्या होगी, यानी क्या होगी। तो आप देखिए इसमें आपको कंडीशंस दी गई हैं कि 3 संख्याएं अगर मैं मान लू एबीसी, तो उनका योग 98। सबसे पहला तो यही दे दिया गया है कि 3 संख्याओं का योग 98। अब इन्हीं के अनुसार मैंने 3 संख्याओं को एबीसी मान लिया, तो पहली और दूसरी, इसका मतलब A/B आपको बताया गया है 2:3, और इसी क्रम में आगे दूसरी और तीसरी यानी B/C बताया गया है 5:8। तो आपको दूसरी संख्या बतानी। आपको याद होगा ऐसे अनुपात समानुपात मैंने बहुत प्रश्न कराए हैं कि जब आपको A/B और B/C ऐसे दिया हो तो आप तीनों का अनुपात निकाल सकते हैं, A/B/C पता कर सकते हैं। तो हम पहले तीनों का अनुपात पता करेंगे। तो देखिए A/B का मतलब A/B जो कि 2/3 है, और B/C का मतलब B/C जो कि 5/8 है। यहाँ भी B है और इसमें भी B है, इनको सेम कर दिया जाता है। मैंने रूल यही बताया कि इनको आप अगर सेम कर देंगे तो A/B/C मिल जाएगा। तो इनको सेम कैसे करेंगे, B की जगह यहाँ 3 है, यहाँ B के सामने 5 है, तो 5 और 3 का लासा ले लेंगे, वो 15 हो जाएगा, और 15 इनको बनाएंगे। 15 बनाने के लिए इसको 5 से गुणा करेंगे तो ऊपर नीचे दोनों 5 से गुणा करना पड़ता है। यहाँ 5 को 15 बनाने के लिए 3 से गुणा करेंगे तो ऊपर नीचे दोनों 3 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भिन्न में अगर हर यांश में किसी संख्या से गुणा करते हैं तो ऊपर नीचे दोनों ही किया जाता है। तो ये चीज आप सभी बेसिक्स जानते हैं। अब देखिए ये A/B यानी A/B का मान हो गया 10/15, और इधर से B/C का जो मान आप देख रहे हैं वो 15/8-24। तो आप देखिए A की जगह 10 दिख रहा है, B की जगह यहाँ पर 15 और B की जगह यहाँ भी 15।
तो इसका मतलब b कॉमन है 15 और a और c आपको मिल गया। इसका मतलब a अनुपात b अनुपात c आप तीनों का बता सकते हैं 10 अनुपात 15 अनुपात 24। ये आपको a अनुपात b अनुपात c मतलब तीनों संख्याओं में अनुपात प्राप्त हो गया। अगर आपको तीनों संख्याओं में अनुपात प्राप्त हो गया तो आपको संख्याएं कैसे ज्ञात करनी होती है, आप इनको x मान लेते हैं। आपको माना कि पहली संख्या 10x है, दूसरी 15x है, तीसरी 24x है। ये सब आपने बहुत काम किया है, अनुपात मिल जाता है तो ऐसे x में मान लेते हैं और इसके बाद यहां पर हम मान रख देंगे। तो मैं इस चीज को हटा रहा हूं यहां से, बाकी की चीजों को ये वाला पार्ट में हटा दे रहा हूं ताकि आप आसानी से इसको कर सकें। ठीक है, ये हो गया। तो हमने ये संख्याएं मान ली। अब यहां पर देखिए, यहां पर ये मान रख देंगे। ये 10x आया है, ये 15x है और ये 24x है बराबर 98। 10, 15, 25 और 24 49 हो जाएगा। 25, 24, 49 x बराबर 98। तो x बराबर आपको पता है 98/49 हो जाएगा, क्योंकि इधर से काट भी सकते हैं, डायरेक्ट कट के 2 आ जाएगा 2 बार में। तो x का मान आप देख रहे हैं 2 आ गया। अगर x 2 आ गया तो पहली संख्या 20 होगी, क्योंकि ये 10x है, 10 गुणे 2 करेंगे 20 होगा। दूसरी संख्या 15x है तो 15 गुणे 2 करेंगे तो 30 होगा। तीसरी संख्या 48 होगी, 24 दून। आपको बीच वाली संख्या दूसरी संख्या बतानी थी, दूसरी संख्या क्या होगी तो वो 30 हो जाएगा। सी पार्ट में इसका आंसर गिवन है। तो ऐसे प्रश्न बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आपको ढंग से बेसिक्स पता है। और इन सारी बेसिक्स को मैंने चैप्टर वाइज क्रम में सिलेबस के अकॉर्डिंग टेट, सीटेट, सुपर टेट के नाम से पढ़ा दिया है। टेट, सीटेट, सुपर टेट के नाम से एक फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट तक सभी चैप्टर्स कराए गए हैं और पूरा आपको 70-80 वीडियोस, 90 वीडियोस आपके पड़े हैं प्लेलिस्ट में, आप उसको देख सकते हैं। एक एक चैप्टर का बेसिक वहां सिखाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया किसी त्रिभुज के अंतः केंद्र को सुनिश्चित किया जाता है। देखिए, किसी त्रिभुज के अंतः केंद्र इन सेंटर को बनाने के लिए इसके कोणों को, कोण जो ये होता है, इसमें किन्हीं दो कोणों को, कोई भी दो ले लीजिए तीनों में से, इनका अर्धक किया जाता है। और अर्धक जहां पर इस पार्ट का अर्धक मतलब कि इसका बाइसेक्टर किया जाता है। और जहां ये मिलता है, ये जो पॉइंट मिलता है, इसी को इन सेंटर कहते हैं। यानी कि आपको त्रिभुज के अंतः कोणों के अर्धक करने से उसको अगर बाइसेक्ट करते हैं तो वो बाइसेक्टर डिसाइड करते हैं कि उसका अंतः केंद्र कहाँ है। यानी कि इसमें से आप आंसर करेंगे बी पार्ट, कोणों के अर्धकों से। कोणों के अर्धकों से इन सेंटर मिलता है और फिर इसकी मदद से आप इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ करके और फिर ये अंदर का एक सर्कल बनाते हैं, ये आपको अंतःवृत्त की रचना करते हैं। अगर परिवृत्त की रचना किसी त्रिभुज पे करनी होती है तो आप क्या करते हैं, साइड्स को बाइसेक्ट करते हैं, कोई भी दो साइड। जैसे हमने ये वाला एबीसी नाम रख दिया और एबी का बाइसेक्ट करेंगे तो एबी बाइसेक्ट ऐसे हो जाएगा इस तरीके से कुछ। इसी तरीके से एसी को बाइसेक्ट करेंगे, यहां ज्यादा, आधे से ज्यादा दूरी लेके इधर चाप लगाएंगे। सब आपको बेसिक्स पता होते हैं। ये इस तरीके से यहां कुछ मिलेगा और फिर इससे इसकी या फिर इससे इसकी दूरी लेकर के और यहां से परिवृत्त खींचा जाता है। तो जब आपको किसी त्रिभुज के परिवृत्त की रचना करनी हो, सरकम सर्कल बनाना हो, तो उस स्थिति में भुजाओं के लंबार्धक खींचे जाते हैं। जैसे कि यहां डी पार्ट में बोला गया था, भुजाओं के लंबार्धकों से उससे परिवृत्त की रचना होती है और सरकम सेंटर मिलेगा, परिकेंद्र मिलेगा। अंतः केंद्र या इन सेंटर फाइंड करने के लिए आपको कोणों का अर्धक यानी कोणों को बाइसेक्ट करना होगा। तो ये दो चीजें याद रखिए, आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी और अच्छे से आप इसको कर सकेंगे। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, यदि किसी संख्या का 20%, किसी संख्या का 20% कितना है, 120 है, तो उसका 120% कितना। ये तो क्वेश्चन देखिए बच्चों का एकदम क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। केवल आपको ये पता है कि 20% इतना है तो 120 कब होगा। अब बताइए 120% ये कब बनेगा, जब 20% में हम गुणा कर दें कितना, 6 का। भाई 6 दूनी 12, बस 20 गुणे 6 120% हो जाएगा। तो इधर 6 से गुणा करेंगे तो इधर वाली संख्या में भी आप 6 से गुणा कर दीजिए। तो ये 12 छंग 72, 720 आ गया आंसर। यानी कि ये देखिए 120% करने के लिए 20% को 6 से गुणा करेंगे तो इधर वाले मान को भी 6 से गुणा कर देंगे, 720 इसका आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डी पार्ट इसका राइट आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। आप लोग वीडियोस को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स में। आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को देखते हैं। अब देखिए आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे बोला गया 1001 की घात 3। देखिए आप सभी जानते हैं एक आइडेंटिटी होती है, आप सबको मालूम है, a प्लस बी का होल क्यूब, वो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab
और ब्रैकेट में a प्लस बी। अगर प्लस में है तो ये आइडेंटिटी लगाएंगे, माइनस में है तो सब जगह माइनस कर देते हैं। इसी आइडेंटिटी की हेल्प से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1000 प्लस 1 का होल क्यूब, है ना। 1000 एक ही तो है, तो ऐसे लिखेंगे तो a की जगह ये हो जाएगा और b की जगह 1 हो जाएगा, और इसी सूत्र में मान रख के सॉल्व कर देंगे। तो आप देखिए सबसे पहले होता है इसका a क्यूब, मतलब 1000 का क्यूब हमें करना पड़ेगा। फिर होता है सूत्र में प्लस b क्यूब, b का मतलब 1 का क्यूब। फिर होता है 3ab, मतलब 3 गुणे a गुणे b, तो 3 गुणे a मतलब 1000 और b मतलब 1, और ब्रैकेट में a प्लस b मतलब यही 1000 प्लस 1। सिंपल ऐसे लिख दीजिए, और इसके बाद अब इसको आप सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो 1000 का क्यूब मतलब 1000, ये जो 3 जीरो है ये कितने हो जाएंगे, 9 जीरो, 3 जीरो का 6 आपका, हाँ 9 जीरो हो जाएगा, 3 3 6 और 3 9, ठीक है, ये हो जाएगा। प्लस 1 का क्यूब 1, और ये आपका 3000 है ही, और इनटू में ये 1001 हो जाएगा। सॉरी, ये ऐसे कर लीजिए, 1001 मत करिए, इसको आप गुणा ही कर लीजिए। ये 3000 हो गया, 3000 का इस 1000 से भी कर लीजिए और इस 1 से भी गुणा कर लीजिए, ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो 3000 का जब आप इससे करेंगे तो ये 6 जीरो हो जाएंगे, और प्लस 3000 एकम 3000, ये आपका 3000 इतना आया। अब आप केवल इसको जोड़ेंगे, तो जब आप जोड़ेंगे तो इसी के नीचे सबको लिखना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, यहीं पर लिख दे रहे हैं ताकि आपको नीचे बार बार क्या कॉपी करें। चलिए अच्छा लिख ही दे रहे हैं, 1 2 3 3 6 3 9। अब आप देखिए यहाँ पर है आपका 6 जीरो है इसमें, तो 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर 3 लिख लिया। फिर 3000 लिखना है तो इधर आप ऐसे लिख लीजिए, और फिर 1 लिखना है। इन्हीं को आपको जोड़ना है, बस यही फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसको जोड़ते हैं, देखिए 1 ये ऐसे रहेगा, फिर 2 जीरो है, फिर 3 होगा, फिर आप देखिए ये 2 जीरो आएंगे, फिर ये 3 आएगा, फिर ये 2 जीरो आएंगे, और फिर ये 1 आएगा। इस तरीके से 1 के बाद भी 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो बीच में आप ऐसा देखेंगे, कहां पर यहाँ पर 1 ही जीरो है, ये होगा नहीं। यहाँ पर 2 2 जीरो 1 जीरो बीच में, ये होगा नहीं। यहाँ पर 2 जीरो 2 जीरो, ये पार्ट बिल्कुल ठीक है, सी पार्ट इसका राइट आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको बस फटाफट आइडेंटिटी का प्रयोग करना आना होता है, बस, और कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इसको कर लेते हैं। क्यूब है इसलिए जितने जीरो होंगे वो उतने ही टाइम्स हो जाएंगे, स्क्वायर होता तो डबल टाइम हो जाते। जैसे आप सभी जानते हैं, अगर हमें 20 का स्क्वायर करना है तो 2 का स्क्वायर 2 का करेंगे, 4 और 1 जीरो है तो ये 2 जीरो हो जाएंगे, है ना। ऐसे 200 का अगर स्क्वायर करना है तो 2 का तो 4 होगा, और ये 2 जीरो का पीछे 4 जीरो हो जाएगा। तो ये सब बेसिक चीजें आप जानते हैं, स्क्वायर क्यूब और ये सब करना कोई बड़ी बात नहीं होती, बहुत ही इजिली। और ये सारे टाइप आपको चैप्टर वाइज क्रम में मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी। तो भिन्ने तो यहाँ पर देखने को इन्होंने दे दिया है, कितनी 1 2 3 4 5, लेकिन आंसर में ऑप्शन में आपको 4 में ही तुलना करनी। तो इन्हीं चारों के मान को हम निकाल के देख लेते हैं जो ऑप्शन में। जैसे 6/11 है, तो आपको मालूम है कि 11 से आप भाग करेंगे तो 0.5 बार ही जाएगा, क्योंकि ये 60 होगा, दशमलव लगाएंगे, भाई ऐसे ही तो करेंगे, ठीक है। दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 11 बचे 55, फिर 5 बचेगा, 1 जीरो बढ़ा सकते, 11 चौके 44, यानी कि 0.54 इसका मान होगा। ठीक इसी प्रकार से बी ऑप्शन को देख लेते हैं, 13/18। 13/18 को हम ऐसे ही भाग करेंगे, दशमलव लगाएंगे तो 130 हो जाएगा। तो ये कितनी बार जाएगा, 6 बार में, 6 8 48, 6 एकम 6 चौके 6 एकम 6 और 4 10, 6 8 48 का 8, 4 6 एकम 6 4 10, ये ठीक है। ये आपका 7 बार में चला जाएगा, 7 बार में देख लीजिए, 7 बार में कितना होगा, 7 8 56 कि 6 5 और 7 एकम 7 5 12, ठीक है। 18 7 126, ये हो गया, 4 बचा। अब आप इसको 1 जीरो बढ़ाएंगे, 2 बार करेंगे तो 18 दूना 36, तो 0.72 ये हो गया। इसी तरीके से अगला मान है 15/22, इसको भी आप भाग करके देखेंगे, 22 और 15 को जल्दी से इसमें करेंगे, दशमलव लगाएंगे, 1 जीरो बढ़ाएंगे, 22 पंचे 110 होता है, 6 बार में लगभग, ये भी जाएगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, यहां से बचा 8, और ये आपका बचा 8 और 8 बचा, यहां से बचा आपका 1, 18 बचा। और इस तरीके से हम जीरो बढ़ा लेंगे, 180 हो जाएगा। अब की बार करीब 6-7 बार, ज्यादा बार चला जाएगा, 7 दूनी 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17, हाँ लगभग 8 बार, ठीक है। तो ये आपका 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 17, ठीक है, 0.68 ये आ गया।
इसी तरीके से अगला देख लेते हैं ऑप्शन 19/36। तो 36 को 19 से भाग करेंगे, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। 36 से कितनी बार में जाएगा, 6 बार में, 6 3 18 ज्यादा हो जाएगा, 5 ही बार में। देखिए 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 0 यहाँ पर हो गया, और 5 3 15 3 18, 0.5 ही आ रहा है। तो सबसे छोटा तो मुझे यही मान दिख रहा है क्योंकि 0.5 आ रहा है। लेकिन एक बार और देख लेते हैं, ऊपर भी था 0.5 वाला, तो एक बार और इसको देख लेते हैं। 5 छक्का 30, 0, 5 3 15 3 18, यहाँ से आपका बचा 10, 0 हो जाएगा। 36 दूना 72, 2 ही बार जाएगा, 3 बार में ज्यादा हो जाएगा। तो ठीक है, देख रहे हैं 0.52, यहाँ पर 5 4, तो यही वाला सबसे छोटा है, और बाकी तो देखिए सब बड़े हैं। तो आप ये फटाफट देख लेंगे, चेक कर लेंगे। 0.52 और ये आया है 19/36 सबसे छोटा है। 19/36 डी पार्ट में दिया है, राइट आंसर हो गया। तो इस प्रकार से सबके ऑप्शंस को फटाफट चेक करना है और चेक करके आंसर आपको बता देना है। तो ये आपके इस तरीके के क्वेश्चंस इसी तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, आपसे बोला गया 1.27 और इस पर आपका रिकरिंग डेसिमल के लिए यहाँ पर बार लगा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसी भिन्न है जिसमें 1.2727 रिपीट होता रहेगा। 2727 ये आता ही रहेगा, ये कॉन्टिन्यूअस बंद ही नहीं होगा। जितने पर बार लगा होता है, तो ये कैसी संख्या है, अशांत दशमलव वाली भिन्ने हैं, यानी कि रिकरिंग डेसिमल्स है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका अलग होता है। बेसिक इसका तरीका देखिए क्या होगा। इसमें क्या किया जाता है, 1 तो अलग कर लीजिए और 0.27 ऐसे आप लिख सकते हैं रिकरिंग वाला, और 1 प्लस 0.27 रिकरिंग में। अब 0.27 है तो क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, और जितने अंक है दशमलव के बाद उतने नीचे 9 लिख लिए जाते हैं। ये तरीका होता है। तो अब आपका ये हो गया इस तरीके से, इस फॉर्मेट में आ गया। अब आप चाहें तो 9 3 27 और यहाँ पर 9 से 11 ऐसे कर सकते हैं। तो अब ये हो जाएगा आपका कितना, 11 एकम 11 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 14, 14/11, 14/11 इसका आंसर देखिए सी पार्ट में दिया गया है, यह आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसे दशमलव भिन्न आती, इनको भी मैंने करना सिखाया, और इसमें हर प्रकार के जितने भी टाइप के भिन्न के क्वेश्चंस बनते हैं, वहां पर आपको भिन्न वाले चैप्टर में चैप्टर वाइज में मैंने करना बता दिया है। तो उन लेक्चर्स को आप अच्छे से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है x² माइनस y² माइनस का 9z² प्लस का 6yz, इसका गुणनखंड करना है। तो देखते हैं इसका गुणनखंड कैसे होगा। आप देखिए यहाँ पर yz और yz² और yz, इसका मतलब जैसे होता है, आप देखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ होता है a² b², तो यहाँ 2ab होता है। वही चीज 2ab, a और b का ही गुणा होता है। तो ऐसे x प्लस वाई का अगर स्क्वायर आप देखते हैं तो होता है x² y², तो यहाँ पर 2xy लिखा मिलता है। यहाँ पर देखिए अगर इतना पार्ट हम इसको फोकस करें तो y² z² में yz भी लिखा है। तो ये कुछ ना कुछ आपका आइडेंटिटी फॉर्म हो रहा होगा, इसको आपको पहचानना। अब देखते हैं, यहाँ तो इसको ऐसे लिखा रहने देंगे। अगर हम माइनस बाहर करें और इतनी तीनों चीजों को एक साथ ब्रैकेट में कर लें तो y² अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, क्योंकि माइनस बाहर कर रहे हैं। तो ये प्लस का 9z² हो जाएगा और ये माइनस का 6yz हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखिए, इसको आप पहचाने तो y² प्लस आप 3z का होल स्क्वायर बोल सकते हैं। और अब देखिए, अगर ये a² b² मिल गया और 2ab आपको फाइंड करना है, तो 2 इंटू a की जगह y रखेंगे, b की जगह 3z रखेंगे, तो 3 दूनी 6yz ही आ जाएगा। इसका मतलब ये जो लिखा है ठीक है, 2ab को फॉलो कर रहा है। आप इसको ऐसे कर सकते हैं, 2a और b की जगह आप 3zb बोल सकते हैं। ये वही चीज है जो ऊपर लिखी है ना। इतना आपका एक सूत्र बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस वाले में यहाँ पर -2ab होता है। जब यहाँ माइनस होता है तो यहाँ -2ab लिया जाता है। तो ये आपका हो गया x² माइनस, इसको आप बोल सकते हैं y माइनस 3z का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये सब आइडेंटिटीज का प्रयोग आप लोग बहुत समय से 8-9 क्लास से ही खूब करते आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये बन गया x² इधर और इधर y माइनस 3z का स्क्वायर इधर। अब ये वाला टोटल अगर आप देखें तो ध्यान से आपको ये दिखेगा कि कुछ एक और आइडेंटिटी आपको a² माइनस b² जैसा दिखेगा, जिसका आपका फॉर्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, तो ये आप सूत्र भी जानते हैं, इसका प्रयोग अब कर देंगे। तो a प्लस बी एक बार, और यही a माइनस, जब माइनस करेंगे तो ये वाला आपका अंदर का प्लस हो जाएगा।
ठीक है, a प्लस बी, a माइनस बी, इसी में मैंने मान a और b की जगह ये वाला रख दिया, a की जगह ये रख दिया x और b की जगह इतना रख दिया, तो ये दो ब्रैकेट ऐसे बनेंगे। यही आपका आंसर है, x प्लस वाई माइनस 3z, x प्लस वाई माइनस 3z और x माइनस वाई प्लस 3z। ये आपका केवल सी पार्ट में दिखाई पड़ रहा है, देखिए। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। इस प्रकार से आप इसको अच्छे से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये कैसे सॉल्व किया गया है। इसमें दो सूत्रों का प्रयोग हुआ है। इन बेसिक सूत्रों को आप हमेशा प्रिपेयर रखिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को भी सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है, एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि की जाती है। आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि की जा रही है, इसको आप ए एज्यूम कर लीजिए। और फिर कहा गया है उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत घटा दी जाए ताकि उसका क्षेत्रफल एक समान हो जाए। एक चीज बढ़े और कितना प्रतिशत घटाए कि वो फिर से एक समान हो जाए। इस तरीके के कॉन्सेप्ट मैंने आपको अच्छे से समझाया और इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है। आप इसको ऐसा कर लेंगे कि जैसे हमने ए एज्यूम किया, a अपॉन 100 प्लस a इंटू 100, बस ये आपका फॉर्मूला ही काम आ जाएगा। तो देखिए जैसे 25 था तो 25% इन्होंने क्या किया था, वृद्धि की थी। 25 ऊपर रखेंगे, नीचे 100 के साथ प्लस 25 कर देंगे इंटू 100, बस यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखेंगे क्या आएगा, 25 बटा 125 गुणे 100। 25 से 5 बार में 125 कटेगा, 5 से ये कटेगा 20 बार में, यानी 20%, यानी फाइनल आंसर हो गया। अगर आप 20% घटा दिया जाए, 20% घटा दिया जाए चौड़ाई, तो क्षेत्रफल वैसा ही बना रहेगा जो पहले था। ठीक है, अगर एक आयत था और इसकी लंबाई में कुछ 25% की बढ़ोतरी की गई, तो कह रहा चौड़ाई में कितना कम कर दें कि उतना ही, तो चौड़ाई में 20% अगर हम कम कर देंगे तो जो पहले क्षेत्रफल था वही का वही रहेगा। ऐसे प्रश्न बहुत सारे केसेस में पूछे, हर बार लगभग एक ना एक क्वेश्चन ऐसा रहता ही है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से याद रखें और बेसिक लेक्चर्स में मैंने इसको डिटेल में और क्या क्या कंडीशंस हो सकती है ये पढ़ा रखा है, तो आप लोग लेक्चर्स को वहां पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, एक धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्ष लगते हैं, तो 15 वर्ष में कितना हो जाता है, 2 गुना। 15 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो वो कह रहा है कि 8 गुना होने में कितना टाइम लगेगा। अगर 8 गुना होना है तो कितना टाइम लगेगा ये पूछ रहा है, टाइम आपसे पूछ रहा है कितना लगेगा, इसको क्वेश्चन मार्क कर दें, और कितना 8 गुना होने में। तो अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो आप ध्यान दीजिए क्या करते हैं। इसके लिए आप क्या करते हैं, इसको आप कुछ भी यहाँ पर एज्यूम कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे आप इसमें एक्स वाई ले सकते हैं, जो आप चाहें इसको कर सकते हैं। मान लेते हैं हम ये एक्स कर लेते हैं, एक्स वर्ष में एक्स वर्ष लगेंगे। तो अब इसका एक बेसिक सा मेथड होता है, वो देख लीजिए कि जैसे आपको पहले कितना लग रहा था, 2 गुना होने में 15 वर्ष लग रहा था, तो 2 गुना एक तरफ आप लिख लीजिए, उस पर 15 वर्ष जो लग रहा था इसको 1/में लिख देंगे बराबर। ये 8 गुना फिर इधर लिख लीजिए बराबर लगा के, और इस 8 में 1/में ही लिखेंगे ये वाला वर्ष जो आपको ज्ञात करना है, तो बटे x लिख लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से अब यही x आपको ज्ञात करना है। यानी आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन का एक बेसिक ट्रिक क्या है कि आप ये चीज ध्यान रखें कि जितने गुना हो रहा है इन दोनों को आप ले ले आधार में, 2 बराबर 8 ऐसे जो गुना वाला पार्ट है, और इधर जो टाइम वाला पार्ट है, पहले वाले टाइम को 1/में इधर पावर में लिख लीजिए, दूसरे वाले टाइम में जो ज्ञात करना है उसको 1/x में इधर लिख लीजिए। बस इसी को सॉल्व करके x आप निकाल देंगे, वही आंसर होगा। तो आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 2 पर 1/15 है बराबर, इसको आप 2 बना सकते हैं, 2 की घात 3 कह सकते हैं ना, बाहर 1/x है। ये सब बेसिक लेक्चर्स आपने देखे हैं, पावर वाले घातांक और करणी चैप्टर ये सब मैंने पढ़ाया है। यहाँ पर 2 पर 1/15 है, यहाँ पर ये 3 ऊपर 1 से गुणा हो जाएगा, तो 2 पर 3/x हो जाएगा। अब दोनों का आधार बराबर है तो घातें भी बराबर कर सकते हैं, ये रूल होता है। यानी 1/15 बराबर 3/x कहेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर 15 तिया 45, 15 तिया 45, x इधर, तो 45 वर्ष लगेगा इसको, इस धन को 8 गुना होने में। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर हो गया 45 वर्ष, जो कि सी पार्ट में दिया गया है। तो मुझे आशा है आप इसको समझ गए होंगे, और ये कैसे 45 वर्ष होगा ये भी आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, एक समलम जिसको आप ट्रेपेजियम कहते हैं, जिसमें 2 समांतर भुजाएं होती है और ये 2 असमांतर भुजाएं इस प्रकार से होती हैं। ये संरचना आपके सामने जो है समलम है, ट्रेपेजियम जिसको कहते हैं। अगर इसमें समलम में आपसे कहा जाए कि इन्होंने बोला एक समलम है और इसकी समांतर भुजाओं की लंबाई दी गई है, ये a दिया गया है, ये b दिया गया है, और इसकी असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदु, ये असमांतर भुजा है जो दोनों साइड में जो समांतर नहीं, इसके बीच के बिंदु को अगर आप मिलाते हैं,
ठीक है, तो जैसे हम इसका नाम लिख देते हैं ABCD, आपका ये था समलंब, और इसका हम लिख देते हैं EF। तो अगर आपको EF का मान ज्ञात करना हो असमांतर भुजा की लंबाई, जिसको यहाँ पूछा गया है, तो वो यहाँ पर होता है, ध्यान रखिएगा रूल, 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, मतलब A+B। तो ये हो जाएगा A+B, तो ये क्या आएगा फाइनली A+B/2 आ जाएगा भाई, A+B/2। बस ये आपका आंसर होगा जो कि बी पार्ट में दिया गया। ध्यान रखें ये रूल होता है, इसको हमेशा समलंब के केस में याद रखिए। कई बार ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं और आपसे ये पूछ लिया जाता है। जैसे मैं कहता कि यहाँ पर ये आपका 8 सेंटीमीटर है और ये बी 10 सेंटीमीटर है और EF की लंबाई बताइए, तो इन दोनों को जोड़े, 10 और 8 18, उसको 2 से भाग कर दे, 9 सेंटीमीटर ये आ जाएगा। इस तरीके से ऐसे कई बार प्रश्न भी आपको मिल सकते हैं जिनको आपको सॉल्व करना पड़ेगा और उनका आंसर निकालना पड़ता है। तो ये ध्यान रखें, तो ऐसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं और ये भी मैंने डिटेल में आपको लेक्चर्स में पढ़ाया हुआ है, तो अच्छे से इसको समझे रहिए और इनका बेसिक मतलब भी ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और प्रश्न जो बाकी हैं उनको भी देख लेते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15 में आपको देखिए क्या करना है। इसमें बोला गया है यदि a की घात x बराबर b की घात y बराबर c की घात z, अगर इस तरीके से फॉर्मेट दिया जाए और एक और कंडीशन दी गई है, फिर b² बराबर ac, ये दो बातें बताई गई हैं, तो आपसे कहा गया फिर y का मान क्या होगा। ठीक है, तो y क्या होगा, आप देखिए इस केस में आपको देखना है कि यहाँ पर आपको ऐसी स्थितियां जब भी बनेंगी तो आपको इसको मान लेना है, जैसे हमने मान लिया कि तीनों बराबर हैं और तीनों ही k हैं। कई बार ऐसे प्रश्न आपको कराए गए हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर हम a की घात x बराबर k लेते हैं, तो आपको मालूम है जैसे यहाँ पर वर्ग होता है तो इधर वर्गमूल हो जाता है, घन होता है तो घनमूल हो जाता है, जितना होता है। तो इसी तरीके से अगर हमें a का मान निकालना पड़े तो ये k पर रूट में x आएगा, यानी कि 1/x हो जाएगा। k पर यही जो x इधर ये 1 हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर b की घात y बराबर k इसको लिखूंगा, तो यहाँ पर b का मान अगर आप निकालेंगे तो k पर 1/y हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप यहाँ पर c का मान निकालेंगे, जो कि c पर घात z बराबर k, इसको रखेंगे भाई, एक बार देखिए इसको इक्वल लिखा, इसको लिखा, फिर एक बार हम इसको इक्वल लिखेंगे, तीनों को बराबर लिख रहे हैं और c निकालेंगे तो k पर 1/z हो जाएगा। इस तरीके का मान होता है। तो a b c के मान हमने निकाल लिए। अब ये जो कंडीशन थी इसमें मान रख दिए जाएंगे। जैसे यहाँ था b² बराबर ac, तो b की जगह हम यही रखेंगे। b का मान क्या है k, और k पर 1/y, k पर 1/y, और बाहर b पर स्क्वायर था तो स्क्वायर भी लगाएंगे। ac मतलब a गुणे c, a का मान देखिए क्या है, a का मान है k और इस पर 1/x गुणे c का मान है k, इस पर 1/z। तो अब आप देखिए यहाँ पर जो k आया, इस पर आया 2/y, है ना, 2 एकम 2, दोनों घातें गुणा हो जाएंगी, और यहाँ पर जो k है, दोनों k और इस पर जो घातें हैं वो आपस में जुड़ जाएंगी। जब भी कभी ऐसे a कोई घात m और गुणा करना होता है a पर घात n, अगर ये घातें अलग अलग हैं और आधार बराबर है तो रूल क्या होता है, इन घातों को जोड़ दिया जाता है। तो ठीक इसी तरीके से यहाँ देखिए आधार बराबर है, इन दोनों घातों को जोड़ देंगे, 1/x + 1/z। ठीक है, अब आप देखिए अगर दो रूट नंबर होते हैं और इन पर घातें कुछ अलग अलग लिखी हो, बराबर में उधर बेस बराबर हो, जैसे इधर भी a पर x और इधर a पर y, तो ये बेस बराबर है तो ये घातें भी बराबर हो जाती हैं, यानी x बराबर y भी हो जाता है। तो यहाँ देखिए बेस में k और इधर भी बेस में k, तो इनकी घातें जो है ये वाली बराबर हो जाएंगी, मतलब 2/y बराबर हो जाएगा 1/x + 1/z के। ये आपकी कंडीशन हो गई, जो आपका आंसर हो गया। लेकिन अब उसमें जिस रूप में उन्होंने बदला है उस रूप में कर लेंगे, जैसे जो कुछ इन्होंने कहा था। अब मैं ऊपर से ये पार्ट हटा देता हूं ताकि आपको आसानी से ये चीज कराई जा सके। देखिए उन्होंने कहा था y का मान, तो हमारे पास आया है 2/y बराबर 1/x + 1/z। 2/y बराबर, अगर हम इसका एलसीएम ले तो ऊपर z + x और बटे में xz हो जाएगा। y अगर आपको निकालना है तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो y इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2zx। ठीक, और y जो इधर गया तो अपॉन में ये आपका z + x या x + z हो जाएगा। ठीक है, आप ये चीज देख सकते हैं, 2xz हो जाएगा और ये y इसके साथ जाएगा तो y बाद में अपॉन में आ जाएगा। तो y का मान 2zx अपॉन z + x, 2zx अपॉन z + x इसमें आपका कहीं गिवन है। ठीक है, 2zx अपॉन z + x होना चाहिए y का मान, आपसे ये पूछा गया था और यहाँ पर आपका लिख भी दिया गया है z + x अपॉन xz और इधर 2/y। ठीक है, 2xz और अपॉन में
जेड प्लस एक्स, ठीक तो है, ये आपका होना चाहिए। देख यहाँ पर आपका जो गलती है वो ये है कि 2xy लिख गया है, यहाँ पर 2xz होगा, 2xz अपॉन x प्लस जेड, यही मिस्टेक है, इसको सही कर लीजिए और डी पार्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो आंसर आया है ये आपका डी पार्ट के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका मिस्टेक था और इसको आप इम्प्रूव कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, किसी कक्षा के 6 छात्रों की आयु है, आपको आयु दी गई है। आयु को आप बढ़ते या घटते क्रम में लिख लें, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया जाता है। जब भी आपको इनकी माध्यिका निकालनी होती है तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो हम बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं, 12, 13, 14, 16, 18, 19। इस प्रकार से आपके 6 छात्र हैं जिनकी आयु वर्षों में दी गई है और माध्यिका बतानी। तो इसका सरल तरीका ये होता है, अगर ये संख्या सम है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो n का मान 6 है और 6 क्या है, एक सम संख्या है। अगर ये संख्या सम है तो बराबर बराबर संख्याओं को साइड से हटा दीजिए, जैसे 2 इधर से 2 इधर से हटा लिया और बीच की जो 2 संख्याएं हैं इनको जोड़ लीजिए और बटे 2 कर दीजिए, वही आंसर। तो 14 और 16 30 बटे 2 मतलब 15 आंसर हो गया। बाकी इसका बेसिक रूल मैंने पढ़ाया, बेसिक फॉर्मूले से भी आपका ये कराया गया है, ये बी पार्ट में हो जाएगा। और अगर यही होता, मान लीजिए ये लिखा होता 12, 13, 14, 16 और 18, केवल 5 ही छात्र होते और फिर इसका आपको बताना होता, तो ये बढ़ते क्रम में है ही, तो हम क्या करते, बीच वाली संख्या, भाई 2 ये इधर 2 इधर हटा दिए, बीच में एक ही संख्या बची, तो यही माध्यिका हो जाता है, यानी 14 को ही माध्यिका ले लेते। तो ये सब बहुत बेसिक से रूल्स होते हैं और शॉर्ट ट्रिक्स भी होती हैं, इनको आप सभी जानते हैं। फॉर्मूला लगा के करने की जरूरत नहीं है, फटाफट आप आंसर कर सकते हैं। तो मुझे आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, केंद्रीय प्रवृत्त की 3 मापें होती हैं। देखिए माध्य, माध्यिका और बहुलक, ये 3 केंद्रीय प्रवृत्त की माप होती है, माध्य, माध्यिका और बहुलक। इनके बारे में एक संबंध क्या होता है ये आपको बताना है, जिसको ये मीन कहा जाता है, माध्य को ये आपका मीडियन कहा जाता है और बहुलक को मोड कहा जाता है। मीन, मीडियन, मोड में क्या रिलेशन होता है वो ध्यान रखिए। तो वो होता है बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, ये संबंध होता है। तो आप इसको देख लीजिए, यहां जिसमें भी डायरेक्ट ऐसा दिया हो, ऐसा डायरेक्ट तो दिया नहीं, 3 गुणे माध्यिका का आपका ये एक ही ऑप्शन है, देखिए तो बी पार्ट। तो इसको जैसा लिखा वैसा बना लेते हैं, बहुलक को उधर पहुंचा सकते हैं, यहां पर क्या है 2 गुणे माध्य, बहुलक प्लस 2 गुणे, ठीक है। ये माध्य को इधर ले आए अगर बहुलक के साथ, तो क्या लिख सकते हैं, इसी को हम बोल सकते हैं बहुलक प्लस ये 2 गुणे माध्य, भाई इधर ये माइनस में है, ये चीज इधर आएगी प्लस हो जाएगी, और बराबर 3 गुणे माध्यिका। आप देखिए ये मैच कर गया बिल्कुल, बी ऑप्शन में यही चीज लिखी गई है, 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, ये देखिए आपको गिवन है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको बस केवल आपको ध्यान रखना, और इससे माध्य, माध्यिका और बहुलक के प्रश्न भी सॉल्व किए जा सकते हैं, और ऐसे प्रश्नों को मैंने कराया भी है जहां पर चैप्टर्स पढ़ाए हैं, तो आप सब लोग उसको देख सकते हैं। चलिए और भी प्रश्नों को देख लेते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं, फिनिश करते हैं इस एग्जामिनेशन पेपर को। 2019 का पेपर है, एस्टेट सुपर टेट का, उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया, यदि किसी व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत हानि क्या होगी। देखिए अगर कोई पर्सन है जिसको सेल प्राइस पर हानि हो रही, सेल प्राइस हम मान लेते हैं कि वो 100 रुपए है, 100 रुपए में कोई चीज उसने बेची और 20% की हानि हुई, तो इसका मतलब वो चीज रही कितने की होगी, उसका सीपी क्या होगा, वो 120 रुपए रहा होगा, ठीक है भाई। जाहिर सी बात है 20 रुपए की हानि होनी है ना, हानि क्या होता है, हानि होने का मतलब ये कि जितने की वो चीज रही होगी उसमें से 20% की हानि हुई है। यदि किसी व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि हुई, विक्रय मूल्य पर, तो अगर विक्रय मूल्य हम 100 मानते हैं तो इसका मतलब 20% 100 का कितना होगा, 20 ही होगा, तो उतना बढ़ा दीजिए, सीपी मिल गया 120, तो इसका मतलब वो 120 का उसकी कॉस्ट प्राइस रही होगी और वो 100 रुपए में उसने दिया है, ठीक है। तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत हानि क्या होगी, क्रय मूल्य पर प्रतिशत हानि लिखना है, तो हम क्या करें, सीपी और एसपी में देख लेते हैं रिलेशन क्या है, कितना है। तो सीपी और एसपी का हम रेशियो निकाल लेते हैं, सीपी और एसपी, तो ये 120/100 हो जाएगा, 110 कट जाएगा, देखिए 2 से काटेंगे 6 और 5, यानी 6/5। इसका मतलब अगर सीपी 6 है तो एसपी 5 है, ठीक है।
तो अब अगर ये चीज, जब आपको ये चीज, मैं कई इस तरीके के फॉर्मेट के क्वेश्चन बता चुका हूं कि जब सीपी और एसपी का अगर आपको रेशियो मिल गया तो आप बहुत आराम से आगे लॉस, आपको क्या बताना है, लॉस या प्रॉफिट का परसेंट बता सकते हैं। यहाँ पर हानि प्रतिशत बताना है, लॉस का प्रतिशत, तो वो होता है लॉस। और यहाँ देखिए 6 से 5 हो रहा है, मतलब 1 रुपए का लॉस हो रहा है। लॉस अपॉन सीपी, भाई आप सभी जानते हैं, ये बेसिक फॉर्मूले सबको मालूम है कि हानि का प्रतिशत क्या होता है, हानि बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुणे 100, ठीक है, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। इसी फॉर्मूले से लॉस कितने का हो रहा है, 1 का हो रहा है। सीपी कितना है, सीपी 6 रुपए पर, तो यहाँ 6 रखिए गुणे 100। बस यही आपका आंसर होगा। 2 से काटिए 3 और 2 से काटिए 50 बार में, तो 50/3% की हानि होगी। आंसर इसका पार्ट डी राइट आंसर है। इसको बहुत ही आराम से आप कर सकते हैं और ऐसे प्रश्नों को काफी कराया गया है। और बस ये थोड़ा सा चेंज के साथ हल्का फुल्का रहता है। जैसे आपने एसपी लेट किया तो सीपी अपने आप पता चल गया, फिर रेशियो ले लिया। आगे ये सारे मेथड आपको सीपी से एसपी के रेशियो के मेथड मैंने आपको बताए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया बी के किस मान के लिए असमीका, एक असमीका है b² + 8b और ग्रेटर और इक्वल 9b + 14। इसका मतलब ये दिया गया, एक असमीका दी गई, इनइक्वालिटी दी गई है। इनइक्वालिटी में लिखा गया b² + 8b ग्रेटर और इक्वल 9b + 14, ठीक है, बड़ा है या बराबर है इसके, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो हम चेक करते हैं। अब हमें इसमें ये बताना किसके लिए सत्य है, तो हम इन ऑप्शंस को चेक करना शुरू करते हैं। पहला ऑप्शन है b बड़ा है या बराबर है -5 के, तो हम b बराबर -5 ही डायरेक्ट रख लेते हैं। यहाँ पर b बराबर -5 आप रखते हैं, इस आइडेंटिटी में देखिए क्या होता है, क्या ये सही आएगा या नहीं आएगा। तो देखते हैं, b को -5 रखा, प्लस है, फिर 8 गुणे -5 यहां भी रखना पड़ेगा, फिर जैसा साइन है वैसा लगा दीजिए। b को जहां जहां b है वहां वहां -5 रख दीजिए बस। तो ये हो जाएगा 25 और ये प्लस माइनस माइनस का 40 ग्रेटर और इक्वल 9 बचे 45 -45 + 14। अब आप देखिए कितना आएगा, यहां से आएगा -15, ठीक है, -15, और यहां से देखिए कितना आएगा, माइनस का कितना होगा 1 और 3, ठीक है, तो ये हो जाएगा 31। तो -15 -31 से बड़ा है, ठीक है, ये सत्य है। और इसका दूसरा पार्ट था, ये तो पहला पार्ट देखिए हमने चेक कर लिया। दूसरा पार्ट चेक करते हैं b बराबर 4 के लिए। b बराबर 4 इसी में रखेंगे, इसी में रखेंगे b बराबर 4, तो 4 रखिए b की जगह, तो 4 का स्क्वायर प्लस 8 गुणे 4 ग्रेटर और इक्वल 9, यहां पर भी 4 रखेंगे गुणे में प्लस का 14। देखिए 16 + 8 चौके 32 बड़ा और इक्वल ये 9 चौके 36 + 14। इसको देख लीजिए जल्दी से, 6 2 8 और 3 1 4 48 ग्रेटर और इक्वल 6 4 10 3 1 4 1 5, ये 36 50। ये देखिए क्या 48 कभी 50 से बड़ा होता है, ये गलत आ गया, ये रॉन्ग हो गया। इसका मतलब ऑप्शन ए नहीं हो सकता, इसका दूसरा पार्ट, ये वाला पार्ट गलत है। ये तो ठीक सही था लेकिन ये गलत, तो ये वाला ऑप्शन हो नहीं सकता। इसी तरीके से आपको चेक करना पड़ेगा, और कोई विकल्प नहीं, इसको करने का आपको चेक करना ही पड़ेगा। तो दूसरा देख लेते हैं b बराबर 5 के लिए। b बराबर 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर प्लस 8 और यहाँ पर 5, यहाँ पर भी 5 रख लीजिए प्लस 14, देखिए 25 प्लस 8 पंचे 40 ग्रेटर और इक्वल 45 प्लस 14 जोड़िए 40 और 20 60 5 65 ग्रेटर और इक्वल, यहाँ देखिए 5 4 9 4 1 5, ये ग्रेटर ये सही है, देखिए सत्य है क्योंकि 65 बड़ा होता है 59 से, ठीक है, तो ये कंडीशन तो सही है। लेकिन अब और देख लेते हैं, इसका एक दूसरा क्या था, -4, b बराबर -4, भाई ये वाला पार्ट तो सही है, ये सही हो गया। अब इसको देख लेते हैं सही होगा कि नहीं। देखिए यहाँ इस वाले में क्या था, ये सही हुआ था, ये गलत हो गया था। उसमें देखते हैं दूसरा -4 के लिए, तो -4 के लिए रखेंगे तो यहाँ पर भी वैसे ही -4, ठीक है, -4 रखेंगे स्क्वायर प्लस 8 गुणे -4 9 गुणे -4, यहाँ होगा 9 भी है प्लस 14। इसको भी देखिए -4 होगा तब भी आएगा स्क्वायर करके प्लस का 16 प्लस माइनस माइनस 8 चौके 32, ये माइनस का 9 चौके 36 प्लस 14। इसको देखिए कितना आएगा, घटा करके 12 में से 6 गया, 6 बचा और यहाँ 16, अच्छा 32 16 16 ही बचेगा, माइनस का 16 बचेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 6 2 बचेगा और यहाँ भी 2 बचेगा माइनस का। -16 -22 से बड़ा, बिल्कुल माइनस की संख्या जितनी छोटी होती है वो उतना ही बड़ा होता है, ठीक। इसका मतलब ये भी सत्य है, ये वाला कथन भी सत्य है, ये सत्य हो गया और यही आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें ये भी सही है और ये भी सही है।
दोनों बातें लागू हैं इस समीका के लिए। इसका मतलब ये राइट आंसर इसका हो गया। बस इसमें वैल्यू रख के चेक करना था और देखना था ये सही है या नहीं है। ठीक है, तो ये वाला आपका इस तरीके से चेक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। एक चित्र आपको दिया गया है, इस तरीके से एक चित्र बनाया गया है जिसमें लिखा गया ABCD और बीच में इसको ज्वाइन कर दिया गया है। अब आपसे कुछ चीजें दी गई हैं। AB प्लस AC 5AD के बराबर है तथा AC माइनस AD 8 के बराबर है। तो आयत ABCD का क्षेत्रफल बताइए, इसका क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, और कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, जैसे यहां पर दिया है AB प्लस AC बराबर 5AD और एक दिया है AC माइनस AD बराबर 8। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसमें हमें क्षेत्रफल बताना है तो हम इसको लंबाई को कुछ भी L मान लेते हैं या फिर जो हमें समझ में आए, जैसे हम XY ही मान सकते हैं या ABC में मान सकते हैं, स्मॉल में, कुछ भी जो आपका मन करे, XY, और ये डायगोनल को आप Z ले लीजिए। अब आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहां से जो पहला स्टेटमेंट गिवन है इसको देखिए यहां पर इस रूप में बदल लीजिए। हमने ये XYZ मान लिया है, हमें क्षेत्रफल बताना है, इसका मतलब हम x इंटू वाई कर देंगे, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो इसका मतलब x इंटू वाई, ये हमें फाइनली फाइंड करना है आखिरी में, यही x इंटू वाई। तो x और y इसके लिए निकालने होंगे। x और y हमने इसलिए ले लिया ताकि ये थोड़ा सा आसान हो जाए। AB प्लस AC, AB देखिए यहाँ x है, तो आप जानते हैं अगर ये x है तो ऊपर वाली भी भुजा x होगी, ये y के सामने इधर भी y होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सब बेसिक पॉइंट्स आप जानते हैं। तो AB की जगह हमें x ही लेना पड़ेगा, प्लस AC की जगह आप देखिए z लेना पड़ेगा, बराबर 5 इंटू AD आपका y है। ठीक है, तो ये आपका आ गया क्या, x प्लस z बराबर 5y। और दूसरा ये वाला इक्वेशन है AC माइनस AD, तो AC अगर देखें तो यह z माइनस AD y बराबर 8। ये आपका दूसरा इक्वेशन है, जिसकी जैसी जरूरत पड़ेगी वैसा काम कर लेंगे। और ये राइट एंगल ट्रायंगल भी इसमें देखिए एक बन रहा है, ये वाला, हम इसको चाहे तो पाइथागोरस भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां से हमें z तो चाहिए नहीं होगा, तो z की ही वैल्यू आप, जो आपका ये वाला स्टेटमेंट था पहला, ये इस तरीके का बन गया, यहां से z का मान आप निकाल लीजिए। तो z का मान आएगा 5y माइनस x उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या आएगा, z स्क्वायर बराबर a स्क्वायर यानी कि 5y का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब 5 दूनी 10, 10xy, ऐसा कुछ आ जाएगा। z स्क्वायर का मान देखिए ये इस तरीके का आ गया। ठीक है, और यहां से z स्क्वायर अगर पाइथागोरस लगाए, इस वाले ट्रायंगल में हम पाइथागोरस लगाएं, तो पाइथागोरस से भी ये z स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब z स्क्वायर का मान x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हम यहां पर रख सकते हैं इस वाले इक्वेशन में। तो यहां पर z स्क्वायर की जगह हम इतना रख देंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर, इधर है 25y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 10xy। ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, इधर प्लस में इधर में आएगा माइनस हो जाएगा, तो कट ही जाएगा। y स्क्वायर बराबर 25y स्क्वायर माइनस 10xy, y वाले को ये इधर कर दीजिए, y स्क्वायर एक तरफ कर दीजिए, तो इस वाले को मैं इधर ले आता हूँ और इसको उधर ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा 10xy बराबर, इधर है 25y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ये आपका 10xy बराबर 25y स्क्वायर में से एक y स्क्वायर जाएगा तो 24y स्क्वायर बचेगा, एक y से एक y कट जाएगा। अब इधर मैं ऊपर से ये हटा दे रहा हूं, आपका आया 10x बराबर 24y, तो x बटे y ले लेते हैं, y को इधर ले आते हैं x के नीचे, x बटे y, और 10 को इधर ले आते हैं 24 के नीचे। तो बहुत ही आराम से इसको देखिए 2 से काट सकते हैं, 2 पंचे 10 और 12 दूना 24, मतलब x बटे y का मान आ गया 12 बटे 5, ये अनुपात आ गया, x बटे y 12 बटे 5 आ गया। अब अगर x बटे y 12 बटे 5 आ गया और आपको बताना क्या था, आपको बताना था इसका क्षेत्रफल, जो कि x गुणे y ही होगा। अगर मैं 12 और 5 ही ले लूं तो 12 पंचे 60 हो जाएगा। भाई एरिया क्या होगा, x गुणे y, और x अगर 12 ले ले, y 5 ही ले ले, तो 12 पंचे 60 होना चाहिए। इसके बाद 12 से बड़ा ही आएगा जो कुछ आएगा, तो यहाँ 24 हो सकता है, यहाँ 10 हो सकता है, तो 240 हो जाएगा। और इतना बड़ा ऑप्शन इसमें कहीं है ही नहीं, सिर्फ 60 ही वाला दिया गया सी पार्ट में, तो 60 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो इस प्रकार से x और y के ये मान लेकर के 12 पंचे 60 आपने कर दिया, आंसर हो गया और क्षेत्रफल आपको मिल गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन की डिमांड सिर्फ इतनी थी कि आप देख लीजिए, एक इस क्वेश्चन को मैं एक शॉर्ट में फिर से समझा देता हूँ। 60 कैसे आया, बस पूरा मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आप लोगों को इसलिए समझा देता हूँ कि जिनको ना समझ में आया वो ये समझ ले कि अप्रोच क्या थी। अप्रोच ये था कि जो आपका एक रिलेशन बना था, अभी जो यहाँ पर गिवन था एक रिलेशन में, इसी में गिवन था जैसे AB प्लस AC बराबर 5AD। तो देखिए AB हमने x माना था, प्लस AC को आप लिख सकते हैं AC Z है, और बराबर 5 इंटू AD आपका y रख सकते हैं। तो आप देखिए यहां से आप Z का मान निकालेंगे 5y माइनस x। क्यों निकालेंगे? क्योंकि Z यहां से भी मिल जाएगा। अगर हम इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखें तो पाइथागोरस थ्योरम से भी Z मिल जाएगा, Z स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए यहां से Z का मान मिल गया, ठीक है। तो ये दो हो गए। अब आप चाहे ये Z का ये वाला मान उठा के यहां रख दीजिए, फिर सॉल्व कर दीजिए, या इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करिए, एक ही बात है। Z स्क्वायर के दोनों के मान बराबर करके और आंसर आ जाएगा। इसलिए ऐसा किया गया। तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। मुझे आशा है कि आपको ये सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और ये सुपर टेट के क्वेश्चंस थे जो पूछे गए थे। आपको डिटेल में एकदम एक्सप्लेन करके चीजों को बता दिया गया। मुझे आशा है कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो आप लोग वीडियोस अगर पसंद कर रहे हैं तो शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स में, और सभी लोगों तक लगातार भेजते रहे। बाकी अपनी कोई भी समस्या हो तो कमेंट के माध्यम से बताते रहे। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।